सभी सम्मानित हमारे मंच पे बैठे हुए साथीगण, आप लोग सुबह से बहुत मेहनत से बैठे हुए हैं। मैं समझ रहा हूँ ज़्यादा समय अब लोगों की जो सब्र की घड़ियाँ वो जवाब देने की भी स्थिति में हैं, लेकिन सदियाँ गुजर गई हैं। अब हम लोग को थोड़ा कष्ट सहना ही पड़ेगा। कष्ट तो हमने आज तक सहा ही है, लेकिन अब अपने लिए आज तक हमने दूसरों को बनाया, आज तक हमने लोगों के महल बनाए, लोगों की जागीरें बनाई, लोगों के खेत खलिहान बनाए, लेकिन अब समय आ गया कि अब हम लोगों को अपने लिए भी खड़ा होना पड़ेगा। आज अगर हम अभी अपने लिए खड़ा होना शुरू नहीं करते हैं तो जिस तरीके से जो तैयारियां हो रही हैं वो बहुत जल्दी वो इस प्लानिंग में है कि आपको अब खड़ा होने लायक रखा भी ना जाए। तो इसलिए आप लोग को जो भी कष्ट थोड़ा सा हो रहा है इसको थोड़ी देर और सहन करिए, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैं थोड़ा सा ये जो मंच में एक कुछ शेर व शायरी वाले जो तरीके हैं उससे कुछ उत्साह भरने की कोशिश करता हूँ कि ले मशाल चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, ले मशाल चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। हमें यकीन हो रहा है कि अब हमारे जो लोग हैं अब वो उठ के खड़े होने लगे हैं, अब वो इस अंधेरे को जीतेंगे। आहों से पत्थर पिघलेगा, आहों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, हम लोग यही कहते हैं कि कोई हमारे ऊपर जुल्म करता है, जाति करता है, हमारा हत्या कर देता है, बलात्कार करता है, हम कहते हैं त्योर भौलझन हो बस, या माथवे चरो, क्या कहते हैं वो माथवाव चरो, वो माथवाव देखो वो हमें मार जा रहा है, हमारी जमीन लूट दे रहा है, हमारा सब कुछ कर दे रहा है, हम कह रहे हैं वो सब वो न्याय करो, वो माथवे चरो। और वो सदियां गुजर गई, वो माथ वाले ने अभी तक नहीं चाहा। हमारी हत्याएं हो ही रही हैं, हमारे बलात्कार हो ही रहे हैं, हमारी जमीनें लूट रही हैं, हमारे घरों पर बुलडोजर चल ही रहा है, लेकिन वो माथमावा न्याय नहीं कर रहा है। तो अब हम लोग को उठना ही पड़ेगा, खड़े होना पड़ेगा। तो इसलिए कहा गया है आहों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना। जालिम बहुत क्रूर है, आप उसके आगे कितने रहमो करम की भीख वो कर दो, वो कतई पसीजने वाला नहीं है। फिर वही जो केतन हत्याकांड आ जा रहा है, बताओ कितना क्या क्रूरता की हदें पार करी है, कितना बड़ा अपराध उस बच्चे का हो गया था। वो अगर घर में आ भी गया था तो बात आ गई कि भाई आप उसे पुलिस के हवाले कर देते, उसके घर वालों को बुला देते। आपने कीलें ठोक दी उसके शरीर में, आपने नाखून उखाड़ दिए उस बच्चे के, आपने सरिया बता रहे हैं आर से पार कर दी। क्या इतना बड़ा अपराध था? लेकिन जो जाति की नफरत है वो आपको बख्शने वाली नहीं है। और ये केतन ही नहीं, ये हमारा हर कर्मचारी झेल रहा है। मैं बता रहा हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा, हमारे अधिकारी जिला अधिकारी बन जाते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने के बाद उनकी कोई इज्जत नहीं है। उनका जो चपरासी अगर वो गैर अनुसूचित जाति का होता है वो उसको आदर देने को कतई तैयार नहीं होता है। और ये हमारा हर कर्मचारी, हर अधिकारी झेल रहा है, वो अलग तरीके का झेल रहा है। और जहां पर एक क्रूरता होती है तो ये कह रहे हैं कि आहों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना, तुम्हें कहीं इंसाफ मिलेगा, इस धोखे में मत रहना। अपने आप इंसाफ नहीं मिलता कभी भी। भारत के जर्रे जर्रे में सबका अपना हिस्सा है, भारत के जर्रे जर्रे में सबका अपना हिस्सा है। बुला बुला कर कोई देगा, इस धोखे में मत रहना। बुला बुला कर तो तुम्हें केवल 5 किलो अनाज मिलेगा, इसके अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर 5 किलो अनाज में खुश रहना तो भैया खुश रहो, पहले भी सस्ता अनाज मिल जाता था, अब 5 किलो फ्री का मिल जा रहा है, इसी में जिंदगी काटनी है। फ्री का तो कबूतरों को भी मिलता है, जब कबूतरों को फंसाना होता है, कबूतरों का शिकार करना होता है तो उन्हें भी फ्री में अनाज डाल दिया जाता है। और कबूतर सोचते हैं कोई आ गया ये महान जिसने अनाज हमारे लिए बिछा रखा है, लेकिन अनाज के नीचे का जाल कबूतरों को नहीं दिखता है। और वो कबूतर अनाज खाने में मस्त हो जाते हैं और शिकारी जाल खींचता है और सब के सब कबूतरों को उठा ले जाता है। फ्री का अनाज वो मछली को नहीं दिखता, जो आटे की गोली डाली जाती है फ्री की, वो मछली सोचती है कोई आ गया ये दयावान जिसने मुझे आटे की गोली दे दी है, लेकिन आटे की गोली के पीछे छिपा कांटा वो मछली को नजर नहीं आता और वो मछली वो आटा खाने जाती है और कांटा उसको ऊपर निकाल लेता है और वो मौत के मुंह में चली जाती है। तो साथियों, बुला बुला कर कोई देगा, इस धोखे में मत रहना। तो आपको खड़ा होना पड़ेगा।
मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, वो कहीं भी लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। हम लोग का ये जो ये कार्यक्रम का ये मकसद नहीं कि एक मीटिंग कर दें, एक हम लोगों ने कार्यक्रम कर लिया। बहुत कार्यक्रम हो रहे हैं आजकल, बहुत आयोजन हो रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे आयोजन हो रहे हैं, बढ़िया बढ़िया खाना मिल रहा है, लेकिन हमारा ये मकसद नहीं है। ये जो ये सारा ये आप देख रहे हैं, ये बहुत सोच समझकर पूरे देश में आज 200 जिलों में ये जुलाई जून के महीने में कार्यक्रम चल रहा है। क्यों चल रहा है? इसलिए चल रहा है कि इस संगठन ने जिम्मेदारी ली है कि ये ऐसे कर्मचारी बैठे हैं यहाँ पर, ये अभी जो पहले भी सत्र में आपने देखा, ये ऐसे कर्मचारी बैठे हैं जो ये कर्मचारी अपने हकों के लिए नहीं लड़ते, ये अपने ट्रांसफर, अपनी पोस्टिंग, अपने प्रमोशन के लिए नहीं लड़ते। ये वो बामसेफ संगठन है जिसने बाबा साहब के उस भाषण का जिक्र लिया जो मार्च 1956 में बाबा साहब ने भाषण दिया था आगरा में। बाबा साहब ने रोते हुए कहा था कि मैंने सोचा था मेरे समाज के पढ़ लिख कर जो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील जो बन जाएंगे, ये अपने बाकी जो समाज को जगाएंगे, उसकी ताकत बनेंगे। लेकिन मैं देख रहा हूं मेरे आसपास केवल क्लर्कों की भीड़ जमा हो गई है, जो केवल अपना घर परिवार और अपने बच्चों को पालना ही जिनके जीवन का मकसद हो गया है। मुझे आज अफसोस हो रहा है मैंने किसके लिए जीवन लगाया। मैंने आज अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दे दी, मेरे 4 बच्चे मैं बचा नहीं पाया, मैं अपनी पत्नी का जीवन नहीं बचा पाया। मैंने सोचा था ये समाज ये उठ खड़ा होगा, ये नौकरियों में जाएगा, ये राजनीति में जाएगा, अपने समाज की ओर देखेगा। लेकिन मुझे आज बड़ा अफसोस हो रहा है कि ये लोग केवल अपना घर परिवार की और सुख सुविधाओं में मस्त हो गए। तो ये जो बाबा साहब का भाषण था, तो वो जो कुछ जो कर्मचारी हमारे थे, उन्होंने कहा बाबा साहब हम आपके वो धोखेबाज संतानों में शामिल नहीं होंगे। आपने जो कहा मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, हम वो आपके धोखेबाज संतानों में शामिल नहीं होंगे। हम अपनी तनख्वाह का हिस्सा, अपने टाइम, टैलेंट और ट्रेजर का एक हिस्सा अपने समाज के लिए खर्च करेंगे। हम नौकरी का सिर्फ अपने परिवार के भरण पोषण के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि अपना संगठन बना के अपने समाज को जगाएंगे। तो वो संगठन है ये बामसेफ। आज इस बामसेफ में अभी हमारे कर्मचारियों के मात्र 1-2% लोग काम कर रहे हैं। जितने हमारे अभी कर्मचारी हैं, अगर वो सारे इस बामसेफ से जुड़ जाते तो देर नहीं लगती, इस देश को पलटने में क्रांति बहुत जल्दी आ जाती। लेकिन 1-2%, मुश्किल से 2-4% लोग बामसेफ से जुड़े हैं, लेकिन उन्होंने इस देश में सारा कुछ पलट के रख दिया है। नहीं तो आपका इंतजाम 2024 में ही हो गया था। 2024 में ही आपका पूरा इंतजाम होने की तैयारी हो गई थी। पहला नारा था बहुमत, दूसरा नारा था 300 पार, 24 का नारा था 400 पार। 400 पार की पूरी तैयारी थी। अगर 400 पार हो गए होते तो आपके सारे संवैधानिक अधिकार जो आज अभी संविधान में मौजूद है वो नहीं रहे होते। लेकिन उस समय ये जो बामसेफ ने BS4 डोर टू डोर मिशन 24 चलाया था, हम भी उस कार्यक्रम में जगह जगह जाते थे। हमें लगता था क्या होगा ये छोटे छोटे कार्यक्रमों से, लेकिन उस BS4 डोर टू डोर ने ऐसा असर किया कि संविधान देश की राजनीति का मुद्दा बन गया। आज जो संविधान को खत्म करने के लिए कसम खाकर जो लोग राजनीति में या सत्ता में आए थे, वो लोग भी आज संविधान की बात कर रहे हैं। जिस विपक्षी पार्टी ने आज जो भारत की राजनीति की मुख्य विपक्षी पार्टी है, जिसने अपने राजपाट के 50 सालों में 125 संशोधन कर दिए भारत के संविधान में, अपने राजपाट के 50 साल के शासन में जिसने 125 संशोधन कर दिए, आज सबसे बड़ा संविधान का एजेंडा लेकर वो लोग घूम रहे हैं। ये कमाल है ये बामसेफ का, ये चंद 1-2% लोगों का। तो साथियों, विषय फिर वही चीज है कि कैसे हम अपनी समस्याओं का समाधान करेंगे। इसके लिए बामसेफ ने पूरा कार्य योजना तैयार कर रखी है। हमें सिर्फ जुड़ने की देर है, जुड़ने की जरूरत है। अगर मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं, मैं मूल निवासी संघ से जुड़ जाऊं। अगर मैं विद्यार्थी हूं, मैं विद्यार्थी संघ से जुड़ जाऊं। अगर मेरा कला साहित्य में अगर इंटरेस्ट है, मैं मूल निवासी सभ्यता संघ से जुड़ जाऊं। अगर मैं एम्प्लॉय हूं, मैं बामसेफ से जुड़ जाऊं, मक्कम से जुड़ जाऊं जो कर्मचारी कल्याण महासंघ है। तो ये सारा विजन यहाँ पर तैयार करके बामसेफ ने रखा है। सिर्फ हमको इस आंदोलन का साथ देने की जरूरत है, नहीं तो परिस्थितियां बहुत कठिन आ रही हैं। जो अभी का ये विषय है वो भी यही है कि किस तरीके से जो ये आज
इस चेतना की बदौलत भारत के संविधान की बदौलत जो पिछले 77 सालों से हमें थोड़ा बहुत मिला है, वो हमको मिला, हम लोग बहुत खुश हो गए, हम लोग मस्त हो गए। लेकिन जैसे ही हमको ये अधिकार मिले, जिन लोगों ने हजारों साल से हमको जानवरों से बदतर स्थिति में रखा था, आज भी ये जिक्र आ रहा है कि जानवर उनके घर में एंट्री कर सकता है, जानवर उनके घर में उनके साथ उठ बैठ के खाना खा सकता है, अपने अंदर रह सकता है। लेकिन हम इंसान होकर, इस देश के मूल निवासी होकर, हमारी वो हैसियत आज तक नहीं बन पाई। तो जिन लोगों ने वो व्यवस्था का निर्माण करा था, वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनके बराबर आ जाएं, आप उनके बॉस बन जाएं, कहीं पर आप उन्हें सैल्यूट मारना पड़े। तो जब अंग्रेजों के यहाँ से जाने की तैयारी हो रही थी, उसी दौरान से वो सजग हो गए थे कि भाई ये नया भारत कहीं सबका भारत ना बन जाए। तो उन्होंने उस समय से काम स्टार्ट कर दिया था। हमारा काम काफी देर में शुरू हुआ। एक तरफ उस समय अकेले बाबा साहब लड़ते रहे, बाबा साहब को फूले साहब ने दी, और अब ये हमें इतनी सारी बातें यहाँ पर 10-15 मिनट में नहीं हो सकती। अगर कैडर कैंप हो, हम लोग 1-1, 2-2, 4-4 घंटा समय देने को तैयार हो, तब हम इतिहास को समझेंगे। मैं ये जो बात है कि ये इतिहास है क्या, इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से सोच बनती है, सोच से जागृति आती है, जागृति से संगठन बनता है, संगठन से सत्ता आती है, और सत्ता से आपकी समस्याओं का समाधान। ये इतना गहरा मसला है, तो इतनी सारी बातें यहाँ पर करने का समय नहीं है। लेकिन एक तरफ आपको फिर से